हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो आपका प्रथम साउदी परीक्षा 2021-22 में आने वाला है, जो जेक बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। आपको एग्जाम में समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। आपका पूर्णांक 40 होगा, यानी 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए समय 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो आपको अच्छा से याद रखना है, वाटरलू के युद्ध में उनकी हार हुई थी, यानी पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, वाटरलू। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, क्रांति से पहले ही फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थी? तो फ्रांसीसी समाज जो थी वो क्रांति से पहले कितने भागों में विभक्त थी, यानी बटी हुई थी, वो आपको वो बताना है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये 3 भागों में विभक्त थी, यानी ऑप्शन इसका दूसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा में लिखा है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? जो चर्च में लोग होते थे उसके विशेष कार्य को करते थे, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को नाम क्या था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पादरी वर्ग कहा जाता था, यानी इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पादरी वर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में लिखा हुआ है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? जो फ्रांस था उसका संविधान बना, तो आपको बताना है किस वर्ष बना। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बना, यानी ऑप्शन गो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1791 ईस्वी आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए आपके सामने आया, थोड़ा सा इसको जूम करके बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको अच्छा से याद रखना है, आतंक का राज के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन इसका पहला वाला हो जाएगा, आतंक का राज। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, जिसमें लिखा हुआ है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 ईस्वी से पहले आपसे पूछ रहा, रूस में शासन किसका था? तो आपको याद रखना है, शासन जार निकोलस द्वितीय का था। क्या बोल रहे हैं? जार निकोलस द्वितीय, यानी दूसरा। यानी आपको देखिए पहला ऑप्शन में जार निकोलस 1 मिलेगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में जार निकोलस द्वितीय मिलेगा, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ, 2 डंडी इस तरह करके दाग दिया है ना, ये द्वितीय है। तो आपको जार निकोलस द्वितीय पे टिक लगाना है, यानी ऑप्शन इसका दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का, यानी दूसरा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 को देखते हैं। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रूसी संसद का क्या नाम है ना? जैसे कि भारत के संसद को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, इसलिए रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, यानी इसका तीसरा आंसर हो जाएगा ड्यूमा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, है ना? तो आपको याद रखना है, जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नेता लेनिन थे, यानी ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आपको बताना है, जो रूस के क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य क्या था। तो आपको याद रखना है, जो रूस की क्रांति था उनका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना था, ये बिल्कुल सही है। जमीन किसानों को देना था, ये भी सही है, ये भी रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य में आएगा। उसके बाद कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी सही है। और चौथा दिया हुआ है, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये भी सही है, यानी सभी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो खूनी रविवार के नाम से आपको 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है, यानी ऑप्शन इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा, 9 जनवरी 1905 को ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 12 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से ज्योग्राफी वाला हम लोग का सब्जेक्ट का शुरू हो चुका है, अभी तक 1 से 10 तक हिस्ट्री था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, भारत का मानक याम्योत्तर रेखा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 82.30
अंश पूर्वी देशांतर, आपको इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उड़ीसा राज्य नहीं आता है। इसका मतलब उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में लिखा हुआ है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो, जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही आंसर हो जाएगा, ग नंबर प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको खादर के नाम से जाना जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इसको याद रखना है, कोंकण के नाम से जाना जाता है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में लिखा है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो आपको याद रखना लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है विश्व की सबसे बड़ी अहुआ द्रोणी किस नदी का है? तो आपको याद रखना है अमेजन नदी का है, यानी ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा अमेजन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसके अलावा बाकी गंगा नदी, यमुना नदी और गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है ये लमपुर नहीं, ये पालमपुर होगा। क्या होगा? आपने अगर अपने टेक्स्ट बुक को अभी तक पढ़ा होगा एक बार भी, तो आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर लमपुर नहीं होगा, क्या होगा? पालमपुर, पालमपुर। ठीक है, आपने अगर किताब पढ़ा है तो ये लमपुर ना होके पालमपुर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो वो 75% है, ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं कितना को 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है खरीफ फसल की अवधि क्या है? अवधि का मतलब वो कब से कब, किस महीने से किस महीने तक होती है खरीफ फसल? तो आपको याद रखना है जून से अक्टूबर, यानी पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, जून से अक्टूबर तक होती है कौन सी फसल? खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग अब 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है हरित क्रांति का संबंध, ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको याद रखना है हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से है, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, खाद्यान्न के उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, पहला क नंबर। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन सा है। तो नगद पैसा तथा कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि कार्य है? ठीक है, आपको बताना है गैर कृषि क्रिया इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी आखिरी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, घो हो जाएगा ऑप्शन में। ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये को हो गया, ये खो हो गया, ये ग हो गया, तो यहाँ घो होना चाहिए ना, ये दिया नहीं है, घो मिस प्रिंट है, ग लिख दिया है। तो लेकिन हम लोग का ये आखिरी वाला ही इसका आंसर होगा, खाद एवं बीज की बिक्री गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 26 को देखते हैं। थोड़ा सा इसको लाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग जूम करके छोटा करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन दिया है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन 2 दिया है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। आपको बताना है क नंबर में लिखा हुआ है केवल कथन 1 सही है, ख में लिखा है केवल कथन 2 सही है, ग में लिखा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और इसका घ नंबर में लिखा है जो आखिरी है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये वाला कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अब 27 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, उस किस प्रकार की जनसंख्या होती है वो आपको बताना है। तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही परिसंपत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ जो था कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसका क सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 ऑप्शन नीचे लिखा हुआ होगा, ये है ना। तो आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना है और क्वेश्चन के अनुसार आपको टिक लगाना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, कौन सा? दूसरा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी को परिभाषित करता है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 29 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। ऑप्शन पहला में लिखा हुआ है सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन दूसरा में है स्कूल लौटो शिविर, और ऑप्शन तीसरा में दे रखा है कि क्या लिखा है? क और ख दोनों, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा दोनों कार्यक्रम चलाया गया था, यानी इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क और ख दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम, है ना। तो ये देखिए आपको मौसम लिखा हुआ किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला। क्या लिखा हुआ दूसरा में? जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 32 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इनमें कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषता नहीं आपको बताना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा दिख रहा है एक ही राजनीतिक दल का शासन, तो एक ही राजनीतिक दल का शासन राजतंत्र में होता है, ना कि लोकतंत्र में। इसका मतलब इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला। ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन कथन गलत है। आपको गलत कथन को चुनना है। तो अब सारे कथन को पढ़िएगा, तो जो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा दिखेगा ये गलत कथन है। ये कथन क्या है? गलत। देखिए कथन पढ़ते हैं क्या लिखा है। कथन लिखा है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र में कभी वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि राजतंत्र में वंशानुगत होता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन, गलत आंसर है ना। चलिए तो हम लोग को समझ में आ गया कौन सा होगा, ऑप्शन ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इनमें कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं बैठता है। आपको कुछ तर्क दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो हम लोग पहला को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। हाँ, ये उपलब्ध कराता है, तो ये सही है। आपको पूछा कौन नहीं है, अच्छा, तो ये तो अच्छा है। हम लोग देखते हैं उसके बाद वाला दूसरा को पढ़ के लोकतंत्र शासक पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा में लिखा हुआ है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा में लिखा लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता, ये गलत है, ये गलत है। यानी हम लोग का इस हिसाब से ऑप्शन जो हम लोग का टिक लगाने वाला है वो चौथा होगा, ये ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। आपको याद रखना 1999 में, यानी इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1999 में तख्तापलट हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका कब आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इसी रंगभेद की नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 38 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है संविधान सभा भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब भारतीय संविधान सभा थी उस समय सदस्यों की संख्या 299 थी। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। जो लोकतांत्रिक संविधान है इसमें कौन सा प्रावधान नहीं होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शासन प्रमुख के
अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या देश का नाम, कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, 26 नवंबर 1949। और इसी के साथ हम लोग का सेट 1 का सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाता है। 40 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए तो अब सेट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।